मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे, और ये जिसने भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। जेईई एडवांस का रिजल्ट घोषित हो चुका है और एलन ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि एलन है तो वाकई सब कुछ मुमकिन है। एलन ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए एक नई हिस्ट्री को क्रिएट किया है। जी हाँ, हाईएस्ट मार्क्स के साथ जेईई एडवांस को जिसने टॉप किया है, वेद लाहौटी, वो हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो में मौजूद है। और चलिए बिना देर किए वेद की जर्नी जानेंगे कि आखिर वेद ने यहाँ तक पहुँचने का सफर कैसे तय किया। सबसे पहले तो वेद, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। वेद, कैसा लग रहा है, रिजल्ट आने की बात की खुशी कैसी है? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है जेईई एडवांस्ड में। इसके लिए मैंने 2 साल से मेहनत की थी और पेरेंट्स भी बहुत प्राउड है, बहुत खुश है कि मेरी जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। उन्होंने भी इसके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं और जब 2 साल की मेहनत के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आता है तो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होता है, जो मुझे अभी बहुत फील हो रहा है। रैंक 1 लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जिसके लिए मैं कहूँगी आप इतने समय से मेहनत कर रहे थे, जिस गोल के पीछे, जिस एम के पीछे आप थे, वो निश्चित तौर पे आपने हासिल किया है। उसकी खुशी मुझे लगता है शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अच्छा, सबसे पहले आपने किसको बताया जब रिजल्ट में नाम देखा और वो भी ये देखा कि हाईएस्ट मार्क्स के साथ मैंने रैंक 1 हासिल की है, वो खुशी कैसी थी? मैम, जब मैंने रिज़ल्ट खोला तब मेरी मम्मी और पापा मेरे बाजू में ही थे, तो सब ने एक साथ ही रिज़ल्ट को देखा और सब बहुत खुश थे। अच्छा, एलन में आप कितने सालों से हो, कितने समय से आप एलन के साथ अपने सपने की प्रिपरेशन कर रहे हो? मैम, मैं एलन में 6th क्लास से हूँ, 2017 से। तब एक्चुअली मैंने बेसिक स्टडीज़ के लिए एलन ज्वाइन किया था। मैंने ओलंपियाड्स क्रैक करने के लिए एलन ज्वाइन किया था, जिसमें मेरा प्राइमरी फोकस आईजेएसओ वगैरह जैसी ओलंपियाड्स था। बाद में जब मैंने जेईई क्रैक करने का सपना देखा तो मैं 11th क्लास में कोटा आ गया और तब से मैं एलन कोटा में हूँ और इन 2 सालों में मैंने कोटा में जेईई की प्रिपरेशन की है। अच्छा, आपने अपने आगे के सपने के लिए, खास तौर पर जेईई की प्रिपरेशन के लिए आपने कोटा आना ही क्यों तय किया? कोटा के एनवायरनमेंट के बारे में वेद का क्या सोचना है? मैम, क्योंकि कोटा के एनवायरनमेंट में बहुत हेल्दी कंपटीशन है जो दूसरी जगहों पर नहीं मिलता। यहाँ पर कोटा में इंडिया के बहुत टैलेंटेड बच्चे आते हैं, जिससे हमें एक हेल्दी कंपटीशन मिलता है, जिससे हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। हमें मोटिवेशन मिलता है जब दूसरे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं कि हम भी उनकी तरह परफॉर्म करें, तो इसीलिए मैंने कोटा आना चुना। मतलब कोटा में जो हेल्थी कंपटीशन, जिस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पर मिलता है, वो आपको पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करता है। अच्छा, ओलंपियाड्स की आपने बात की, कौन कौन से ओलंपियाड्स आपने दिए हैं? मैंने आईजेएसओ 2021 में यूएई ने ऑर्गेनाइज़ किया था, इसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। अच्छा, इस तरह के एग्जाम्स एक स्टूडेंट को क्यों देने चाहिए, आपको क्या लगता है? इस तरह से इस तरह के एग्ज़ाम देने से मतलब हमारी काफ़ी हेल्प होती है, मतलब एकेडमिकली हम काफ़ी प्रिपेयर होते हैं। इसके अलावा इससे बहुत नॉलेज बढ़ता है और एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, जिससे हम अलग अलग देशों के बहुत टैलेंटेड बच्चों से मिलते हैं। और इसी ओलंपियाड के ज़रिए मुझे इंडिया के बहुत अच्छे बच्चों से मिलने का मौका मिला, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कोटा आऊँगा, जिससे कि इन सारे बच्चों के साथ ही मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके। अच्छा, क्या हमेशा से ही वेद का सपना था कि मुझे आईआईटीएन ही बनना है, मुझे जेईई की ही प्रिपरेशन करनी है? मतलब हमेशा से ऐसा था, या एक समय के बाद समझते समझते समझा कि मेरा इंटरेस्ट किस साइड है, मुझे क्या करना चाहिए? ये आपका सपना था या फैमिली का सपना था? नहीं, पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा इंटरेस्ट मैथ्स की तरफ ज़्यादा है बायो की तुलना में, इसलिए मैंने मैथ्स लिया और आईआईटीएन बनना डिसाइड किया। अच्छा, क्योंकि वेद, आपने जितने मार्क्स के साथ, जितने हाईएस्ट मार्क्स के साथ रैंक 1 हासिल की है, वो एक बहुत बड़ी बात है और हिस्ट्री को आपने क्रिएट किया है। ऐसे में अगर कोई वेद का रूटीन जानना चाहे कि वेद ने ऐसा क्या किया जो वेद आज यहाँ पर है? मैंने ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया, मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट था तो मैं जितना हो सके उतना पढ़ता था। मैं रोज़ जेईई का सिलेबस वैसे ही काफ़ी बड़ा है, तो मैं रोज़ गोल्स तय करता था कि आज इतना पढ़ना है, उसी के बाद सोना है। तो मैं सुबह सुबह तो एलन चला जाता था, लेकिन आने के बाद अपने सारे गोल्स को कंप्लीट करके ही सोता था। तो इससे धीरे धीरे प्रिपरेशन कंप्लीट होती गई। मैंने कभी बैकलॉग इकट्ठा नहीं होने दिया। अच्छा, मतलब घंटे देख के आपने पढ़ाई नहीं की? घंटे देखकर मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। मैंने अपने इंटरेस्ट से खुद पढ़ाई की। जब तक मेरे गोल्स कंप्लीट नहीं होते थे तब तक मैं पढ़ता था। अच्छा, आप कोटा में आप अकेले रहे हो इन 2 सालों में? हाँ, मैं कोटा में इन 2 साल में अकेला रहा। कभी कभी मम्मी विजिट करती थी, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं अकेला ही था।
अच्छा, एलन के साथ जुड़ के क्या कुछ खुद में बदलाव पाया? क्या बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम होता है ना कि हम ज़रूरी नहीं कि पहले से ही डिसिप्लिन में हो, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि अगर हम किसी संस्थान के साथ जुड़ते हैं तो हमारे नेचर में, हमारे बिहेवियर में वो ऐड ऑन हो जाता है। ऐसे में एलन के साथ जुड़ के कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो आपको लगता है कि ये मैंने यहाँ आकर सीखी है? मतलब एलन के लिए जेई प्रिपरेशन के लिए मैं मतलब 2 साल हॉस्टल में रहा, तो इससे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे अपने दोस्तों वगैरह के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है। और लाइक अभी तक तो पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट थे, यहाँ पर पेरेंट्स के बिना रहना थोड़ा सीखते हैं। और काफ़ी कुछ डेवलप होता है, डिसिप्लिन डेवलप होता है। मतलब यहाँ कोई हमें जगाने वाला है ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें खुद डिसिप्लिन रखना पड़ता है, खुद डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ता है। हमारी सारी मतलब टेम्पटेशंस को या डिस्ट्रैक्शंस को रेजिस्ट करना सीखा मैंने यहाँ पर। मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर। अच्छा वेद, अपना घर, अपना शहर छोड़कर जब आप अकेले कहीं पढ़ने जाते हो, और वो भी एक कोटा जैसे शहर में जहाँ पर आप ही की उम्र के इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर है, तो डिस्ट्रैक्शन निश्चित तौर पे बहुत सारे हैं, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शन से आपने खुद को कैसे दूर रखा? और जो कोटा आने वाले हैं, जो एलन के साथ जुड़कर अपने सपने की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहेंगे? कौन कौन सी चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों से उन्हें दूर रहना चाहिए? मतलब उन्हें किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए अपनी जगह ये सारी चीज़ें ठीक होती है, लेकिन एक लिमिट के आगे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इनमें इतना इन्वॉल्व ना हो जाए कि हम जिस पर्पस के लिए कोटा आए हैं, जिस ड्रीम के लिए कोटा आए हैं, वही पीछे रह जाए। अच्छा, अगर आपने कहा कि मैथ में आपका बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन हम मोस्टली देखते हैं कि स्टूडेंट्स को मैथ से बहुत डर लगता है, कैलकुलेशन से बहुत डर लगता है। क्या वेद के साथ ऐसा था? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने हमेशा से मैथ्स में कंसेप्ट्स पर ध्यान दिया, तो मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब अगर हम मैथ्स को समझ के पढ़े और अगर हमें वो समझ आए तो बहुत ईजी हो जाती है मैथ्स। अच्छा, आपने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया क्लासेस के अलावा? जब भी आप पढ़ने बैठते थे तो सबसे ज़्यादा क्या सोच के, मतलब जिस पे मेरी कम पकड़ है उसको मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, मतलब आपका क्या तरीका था तीनों सब्जेक्ट को मैनेज करने का? इनिशियली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब तो मैंने इक्वल टाइम देना स्टार्ट किया तीनों सब्जेक्ट्स को, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि जिन जिन सब्जेक्ट्स पर मुझे या जिन जिन टॉपिक्स पर मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, मैंने उन्हें ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट किया, जिससे कि मतलब मैंने अपने सारे वीक टॉपिक्स को भी अपनी स्ट्रेंथ्स बना लिया, जिससे कि काफ़ी हेल्प हुई। अच्छा, जैसे पहले आपने मेंशन कर दिया था कि बैकलॉग आपने कभी रहने ही नहीं दिया, तो ऐसे में इस चीज़ को कैसे मैनेज किया कि बैकलॉग कभी रहे ही ना? और जब भी डाउट्स आते थे तो आप क्या करते थे? मतलब जैसे क्लास में दोस्तों के साथ डिस्कस किया, या डायरेक्ट टीचर से क्लास में पूछ लिया जब भी क्लास लग रही है, जब भी टीचर पढ़ा रहा है, और या फिर आपको इस चीज़ पर क्या कहना है कि डाउट आना एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कितना ज़रूरी है? मैंने बैकलॉग कभी होने नहीं दिया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं हमेशा गोल्स क्रिएट करके पढ़ता था कि आज इतना पढ़ना है या इस हफ्ते में इतना पढ़ना है, तो वहाँ तक मैं पूरा किसी भी तरह कंप्लीट करता था। इसके अलावा डाउट्स की बात करें तो हमारे यहाँ जो पीयर ग्रुप था हमारी क्लास में, मैं डिस्कस कर लेता था डाउट्स, और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह जाती थी तो मैं सर से पूछ लेता था। और डिस्कशन से क्या होता है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि हमें लगता है कि हमें समझ आ गया, लेकिन किसी और के डाउट सुनकर हमें थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बारे में थोड़ा और इंसाइट मिलता है उस कंसेप्ट में। इसके अलावा टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल थे, अगर हमें कोई भी डाउट आता था तो वो हमें हेल्प कर देते थे। तो पीयर ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं आपकी रिवीजन की बात करूं कि सबका अपना अलग तरीका होता है, लेकिन जब कोई टॉप करता है तो उससे बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वेद का क्या तरीका था, वेद ने ऐसा क्या किया। तो जब भी आपके टेस्ट होते थे आइलैंड में, उससे ठीक पहले अगर आप उसकी प्रिपरेशन कैसे करते थे, या फिर मैं बोलूँ कि जो क्लास में पढ़ाया उसका रिविज़न का आपका क्या तरीका था, नोट्स बनाने का आपका क्या तरीका है, शॉर्ट नोट्स में आप कितना बिलीव करते हो कि जब भी रोज़ क्लास में पढ़ाया, क्या रोज़ ये सोचते थे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहले से उनको कहीं लिख लूँ, या फिर बाद में एग्जाम से ठीक पहले आपने ये सब किया? नहीं, मैंने जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स क्लासेस में कंप्लीट होते गए मैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाता गया, क्योंकि शॉर्ट नोट्स लास्ट मिनट रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हम आखिरी टाइम पर सब कुछ वापस नहीं पढ़ सकते, तो ये लास्ट मिनट मतलब ये शॉर्ट नोट्स ही हमारे लिए सब कुछ होते हैं लास्ट मोमेंट पर। अच्छा, टेस्ट की मैं बात करूं जो एलन में होते हैं, मॉक टेस्ट आपको कैसे हेल्प करते हैं, और क्या कुछ सीखने को मिलता है टेस्ट देते देते? हमें कितना एक आइडिया लग जाता है हमारी परफॉर्मेंस के बारे में कि क्या मैं वाकई अच्छा कर रहा हूं जो मैं पढ़ रहा हूं, और अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं उसको कैसे इम्प्रूव करूं? मतलब टेस्ट हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इनसे हम जैसे जेई के लिए तो काफ़ी रेलेवेंट है ये, हम इससे टाइम मैनेजमेंट वगैरह जैसी स्किल्स सीखते हैं। इससे हम टाइम प्रेशर के अंदर क्वेश्चंस को करना और वो भी पूरा करेक्ट करना। कई बार ऐसा होता है कि टाइम प्रेशर में हमसे पूरा क्वेश्चन करेक्ट करने के बाद भी लास्ट स्टेप में गलती हो जाती है, उन सबको वैसी गलतियाँ ना हो, ये सब सीखते हैं। इसके अलावा हम टेस्ट का एनालिसिस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे किन किन कंसेप्ट्स में हमारी वीकनेस है,
तो हम फिर उस पर स्पेसिफिकली ज़्यादा फोकस करते हैं और उसे अपनी स्ट्रेंथ तक बना देते हैं। अच्छा, हाईएस्ट मार्क्स कितने आए थे इन 2 सालों में जब भी आपने टेस्ट दिए? नहीं, हाईएस्ट मार्क्स तो मेरे कभी फुल तो नहीं आए, पर 355 आए थे एक बार। 355 आए थे। और लोएस्ट मार्क्स कितने आए थे? लोएस्ट मार्क्स एक मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट टेस्ट था वैसे वो, तो 280s में आए थे। तो जब बहुत कम मार्क्स आए तब क्या लगा ऐसा कि मैं तो इतना अच्छा पढ़ रहा हूँ, मैं बैकलॉग भी नहीं रख रहा हूँ, मैं सब कुछ, जैसे आप कह रहे हो कि मैं अपना एक गोल तय करके फिर पढ़ाई करता था, घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं करता था, ऐसे में कहीं लगा उस मोमेंट पे कि मतलब कहाँ कमी रह गई है और मैं इसे कैसे पूरा करूँ? हाँ, मतलब ऐसा लगा, लेकिन मैंने कभी उसे नेगेटिव सेंस में नहीं लिया। अपनी लो परफॉर्मेंस को मैंने कभी नेगेटिव सेंस में नहीं लिया। हमेशा अगर हमसे टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं तो हमें उससे सीखने को ही मिलता है, हमें पता चलता है कि किन किन कंसेप्ट्स में हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हम टीचर से बात करते थे, फिर वो हमें उसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, उस पर्टिकुलर टॉपिक के रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते थे, फिर हम उन्हें प्रैक्टिस करते थे और ऐसे धीरे धीरे हमारा स्कोर बढ़ता गया और कंसिस्टेंसी हमने मेंटेन करके रखी थी। अच्छा, बहुत बार हम देखते हैं कोटा में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अगर उनके हॉस्टल रूम की मैं बात करूं तो उनके रूम में बहुत कुछ ऐसे मिलेगा आपको जो लगता है कि एक स्टूडेंट का रूम है। ऐसे में अगर मैं वेद की बात करूं, वेद के रूम में कुछ ऐसा है कि ड्रीम कॉलेज का नाम लिखा हो या फिर कुछ ऐसा अपना गोल तय कर रखा हो कि ये मार्क्स तो मैं लेकर ही आऊँगा जेईई एडवांस्ड में? ऐसा आपके रूम की अगर मैं वाइब जानना चाहूँ कि कैसा रूम है आपका? मतलब ऐसा रूम में नहीं लगा रखा है, लेकिन मुझे मन से पता है कि मुझे यहाँ जाना है या इतने मार्क्स लाने हैं। इस तरह से हमें पता होता है, अगर इंटरनली मोटिवेशन होता है तो मतलब सब कुछ हो जाता है। बाहरी चीज़ें आपको कभी मोटिवेट नहीं कर सकती? मतलब उससे बाहर अगर सच में आपको मोटिवेशन है वहाँ आपका जो भी ड्रीम है उसे पूरा करने के लिए, तो उसे एक पेपर पर लिख कर सामने चिपकाने की ज़रूरत नहीं होती। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी सीख आप दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो खास तौर पर ऐसा करते हैं, जिन्हें लगता है कि अगर मेरे सामने कोई चीज़ रहेगी तो मैं खुद से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहूँगा कि ये मेरा गोल है, ये मेरा एम है। खैर, इसमें सबका अलग अलग तरीका भी होता है, लेकिन आपका ये मानना है कि इंटरनल आप अगर मोटिवेट हैं तो बाहरी चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, चलिए, पढ़ाई की मतलब अगर ये हेल्पफुल हो सकता है, अगर कभी कभी किसी बच्चे के ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हो तो ये हेल्पफुल हो सकता है, पर मुझे ऐसी कभी ज़रूरत आपके केस में नहीं ऐसा पड़ी। नहीं है। अच्छा वेद, आपने जेईई एडवांस में रैंक 1 हासिल की है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो किया है? मुझे जैसा कि एलन के टीचर्स ने रिकमेंड किया था, मैंने सिर्फ एलन के स्टडी मटेरियल को फॉलो किया। इसमें हमें एलन के स्टडी मटेरियल सारे चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन और उनके क्वेश्चंस तो मिलते ही है, इसके अलावा हमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी मिलती है, जैसे कि हमें हैंडबुक्स मिलती है, रेसेस मिलती है, हमारे यहाँ एलन में स्कोर टेस्ट्स कंडक्ट होते हैं, और मैंने इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। अच्छा, ये बुक्स आपको कैसे हेल्प करती है जेईई की इस पूरी जर्नी में? मतलब एलन का स्टडी मटेरियल तो है ही, पूरी प्रिपरेशन के दौरान वो यूज़फुल होता है। इसके अलावा हमें रेसेस मिलती है जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, जिसे हम मतलब टॉपिक वाइज एफिशिएंसी गेन कर सके। इसके अलावा हैंडबुक्स होती है जो लास्ट मिनट रिवीजन में हमें हेल्प करती है। उसमें सारी चीज़ें, सारे फार्मूले एक बहुत ब्रीफ में दिए हुए होते हैं, और स्कोर टेस्ट एलन द्वारा कंडक्टेड होते हैं, जिसमें बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट होते हैं, जिससे हमें एक जेईई एडवांस वाली फील आती, जेईई मीन्स और जेईई एडवांस वाली फील आती है करते समय उन्हें। तो काफ़ी मतलब एग्ज़ाम टेम्परामेंट मैनेज करने की प्रैक्टिस होती है। और इसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि जिससे कि फाइनली एक बार हम समझ सके कि कैसा पेपर आता है एडवांस में, कैसा पेपर आता है मेंस में। इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अच्छा वेद, इन बुक्स ने आपको इस जेईई की जर्नी में कैसे हेल्प किया? हमारे यहाँ जो एलन का रेगुलर स्टडी मटेरियल मिला, उससे हमने पूरी प्रिपरेशन की। इसके अलावा हमें एलन से एडिशनल बुक्स मिली, जैसे कि हमें रेसेस मिले। रेसेस में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, जिससे हमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे प्रैक्टिस करने के लिए हमें बहुत अच्छी रहती है रेसेस। इसके अलावा हमें हैंडबुक्स मिली जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। उसमें सारे फार्मूले दिए होते हैं, सब कुछ एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन किया होता है, जिससे हम लास्ट मोमेंट पर सब कुछ एक बार वापस देख कर जा सके। इसके अलावा हमें एलन ने स्कोर टेस्ट्स दिए, जिसमें जो बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट होते हैं, जिससे हमें रियल एग्ज़ाम की फील आ सके। इसके अलावा एलन ने हमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, जिससे हम टॉपिक मतलब सब्जेक्ट वाइज हमारा इम्प्रूवमेंट हो सके। तो आप भी वेद की तरह एलन की इन बुक्स के थ्रू अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। अच्छा, पढ़ने की बातें तो हमने बहुत की, पढ़ाई के बारे में बहुत सारे सवाल मैंने आपसे किए, लेकिन पढ़ाई के अलावा वेद के क्या क्या शौक हैं? पढ़ाई के अलावा जो शौक़ है, मतलब मेरी जो भी हॉबीज़ हैं, मैं उन्हें इन 2 साल में तो ज़्यादा परस्यू नहीं कर पाया, पर उसके पहले मैं क्रिकेट को भी फॉलो करता था, क्रिकेट खेलता भी था और चेस भी खेलता था।
अच्छा, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है? लास्ट मैच कब देखा था? लास्ट मैच तो मैंने वर्ल्ड कप देखा? हाँ, वर्ल्ड कप देखा था। अच्छा, फेवरेट प्लेयर कौन है? कौन लगता है सबसे बेस्ट? नहीं मतलब मैं ऐसे एक पर्टिकुलर प्लेयर को सपोर्ट करने की बजाय मैं पूरी टीम को सपोर्ट करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेयर के जो फैंस होते हैं वो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि टीम जीते या हारे। मेरे हिसाब से टीम का मतलब पूरी टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा हो, ये ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। वो सभी बेस्ट हैं जो अपना 100% दे रहे हैं उस गेम में। अच्छा, चेस को आपने मेंशन किया। चेस एक बहुत अलग लेवल का गेम है। ऐसे में मैं जानना चाहूँगी कि आपका उसमें इंटरेस्ट क्यों डेवलप हुआ और उससे आपको क्या सीखने को मिलता है? मतलब हमारी फैमिली में चेस वगैरह पहले भी खेलते थे, तो उससे मेरा मैं मतलब बचपन में देखता था तो मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ, जिससे हमें मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसमें हमें सोचना पड़ता मतलब काफ़ी माइंड भी काफ़ी एक्टिव रहता है चेस खेलते वक्त। उसमें हमें सोचना पड़ता है कि आगे वाला सामने वाला प्लेयर क्या मूव खेलने वाला है, हमें प्रेडिक्ट करना पड़ता है, हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, हमें कई मूव्स आगे को इमेजिन करना पड़ता है। तो इससे हमारी काफ़ी हेल्प होती है, एक स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी हेल्प होती है। अच्छा, इसके अलावा क्या शौक है? मूवीज़ देखने का शौक है? नहीं, मैंने ज़्यादा मूवीज़ देखी नहीं है। ओके, मूवीज़ का या म्यूज़िक सुनने का ऐसा कोई शौक नहीं है? इन सब में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, फैमिली के बारे में बात करें। फैमिली में कौन कौन है और कौन क्या करता है? मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? इंदौर ही रहते हैं? हाँ। और इसके अलावा फैमिली में कौन है? फैमिली में मेरा बड़ा भाई है और मेरे नाना जी। नाना जी आपके साथ रहते हैं? हाँ। अच्छा, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने से क्या कुछ हमें अलग एक एनवायरनमेंट मिलता है? क्या बताओगे आप? कैसा बॉन्ड शेयर करते हो अपने नानों के साथ? नहीं, मेरा बहुत ही अच्छा बॉन्ड है मेरे नाना जी के साथ, और उनके साथ रहने से मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है वो, तो उनकी वजह से जो भी लाइफ डिसीजंस है उसको करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। सारे लाइफ डिसीजंस में काफ़ी हेल्प मिलती है। ओके, अच्छा, कोटा में इन 2 सालों में रहे आप, तो ऐसे में फैमिली से कैसे पूरे टाइम कनेक्टेड रहे और कितना ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए कि वो समय समय पर घर वालों से बात करता रहे, अपनी मन की बातें उनसे शेयर करता रहे, ताकि वो कहीं भी लो फील ना करे, बाहर रहकर भी उसे जुड़ाव महसूस रहे परिवार के साथ। ऐसे में आप सबसे ज़्यादा किससे बात करते थे? मैं अपनी मम्मी से सबसे ज़्यादा बात करता था। मैं मतलब रोज़ उन्हें कॉल करता था। वो यहाँ नहीं थी कोटा में, लेकिन मैं उन्हें रोज़ कॉल करके उनसे बात करता था, और बहुत ज़रूरी होता है उससे, मतलब काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाता है, कोई भी प्रेशर वगैरह नहीं रहता है, मतलब एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मेथड है ये। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँ कि जब हम किसी चीज़ के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ऐसे में ना कुछ हमारे रिचुअल्स भी होते हैं। हमें लगता है एग्ज़ाम जब भी मैं देने जाऊँगा तो मैं उससे पहले ये ज़रूर करूँगा, मतलब वो हमारा अपना भरोसा होता है। तो अगर ऐसे में मैं वेद का कुछ रिचुअल पूछना चाहूँ कि आप जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे तो उससे पहले क्या करते थे? नहीं मतलब ऐसा मेरा कोई पर्टिकुलर रिचुअल नहीं था, मैं बस भगवान के हाथ जोड़ कर जाता था, और बस ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं था। ओके, अच्छा, वेद एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी जान लेती हूँ। उन स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प हो जाएगी जो आप ही की तरह नेक्स्ट ईयर जेईई एडवांस को क्रैक करने का सपना देख रहे हैं। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी एग्जैक्टली? कैसे पहले से सोच के रखा कि मैं क्या कुछ करने वाला हूँ एग्ज़ाम में, कैसे मैं सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करूँगा? सबसे पहले क्या करना तय किया, कौन सा सब्जेक्ट करना आपने तय किया? मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री किया, क्योंकि वो सबसे इजी होता है और उसमें हम सबसे ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं, तो मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री को अटेम्प्ट किया। उसके बाद मैंने फिज़िक्स अटेम्प्ट किया, और लास्ट में जितना टाइम बचा मैंने सारा मैथ्स को दिया। ओके, अच्छा, क्योंकि पार्ट 1 होने के बाद एग्जैक्टली माइंड में क्या चल रहा था? पार्ट 1 इजी लगा या हार्ड लगा, और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट पार्ट के लिए कैसे प्रिपेयर किया खुद? पार्ट 1 मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था 2022 और 23 के पेपर्स देखकर, उससे काफ़ी ईजी था। तो पार्ट 2 के लिए मतलब लगा था कि वो थोड़ा अच्छा है, और वो थोड़ा अच्छा था भी पार्ट 1 की तुलना में। ओके, पार्ट 1 की तुलना में पार्ट 2 हार्ड था? हाँ, थोड़ा सा हार्ड था। अच्छा, एग्ज़ाम से ठीक कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं, तब वेद के माइंड में क्या चल रहा था? क्या थोड़ा सा वैसे डर था कि जिस चीज़ के लिए मैं इतने समय से प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं घर से दूर कोटा आया हूं, जिस माहौल के लिए, जिस सपने के लिए, उसका आज दिन है, ऐसे में क्या चल रहा था? मतलब 2-3 दिन पहले पढ़ाई करना बंद कर दिया था, या एंड मोमेंट तक भी मतलब मैं कहूँगी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देखते हैं कि वो लास्ट तक भी पढ़ाई कर ही रहे होते हैं कि यार कुछ भी आ जाए? मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ाई करना बंद कर दिया था, मतलब मैंने लास्ट के 2-3 दिन में सिर्फ थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे? केमिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन रिवाइज किया, बाकी मैं पूरा फुल रिलैक्स मोड में था, क्योंकि थोड़ी सी नर्वसनेस तो थी और एग्ज़ाम के दिन भी थी। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, तो मतलब मेरा ध्यान उसी में चला गया, और ध्यान ही नहीं रहा कि नर्वसनेस वगैरह है। तो मैं एक बार पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ भी ध्यान नहीं था मुझे। अच्छा, जेईई एडवांस का एग्ज़ाम होने के बाद क्या लगा कि चलो फाइनली अब एग्ज़ाम हो गया, अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ? क्या कुछ किया घर जाके?
एडवांस के बाद तो मतलब सिर्फ एंजॉय किया है। ओके अच्छा, अगर वेद का मैं ड्रीम कॉलेज पूछना चाहूँ तो वेद का ड्रीम कॉलेज कौन सा है, बताना चाहोगे? मतलब रहने देते हैं। मुझे लग रहा है कि वेद कुछ चीज़ें सीक्रेट रखना चाहते हैं अपने तक। जब फाइनली आप कॉलेज हासिल कर लोगे जो आपने तब सोचा सबको है, पता चल तब ही सबको पता चल जाएगा। अच्छा, अंत में कुछ कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो कोटा आकर अपने सपने की तैयारी करना चाहते हैं, जो आप ही की तरह, जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ रहा था लेकिन फिर भी मैंने कोटा आना तय किया क्योंकि उस माहौल की मुझे नीड थी, मुझे लगता था कि उस माहौल में रहकर मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे में आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स को कोटा के बारे में, एलन के बारे में? मतलब अगर आप सच में अब आपका ड्रीम है कि आप जेई या नीट में अच्छी रैंक लाओ और एक अच्छा अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ, तो आपको कोटा आना चाहिए। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस वगैरह से दूर रह सकते हो, अगर आपके अंदर इतना मोटिवेशन है, इतनी विल पावर है कि आप यहाँ आकर 2 साल, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप हो सकता है पेरेंट्स को ना रख पाओ यहाँ पर, तो अगर आप इतना कर सकते हो तो मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए, क्योंकि कोटा में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने के लिए। ओके, आई थिंक यू शुड कम। अच्छा वेद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें आपने डिटेल से बताई, अपनी सक्सेस जर्नी में क्या कुछ रहा अब वो आपने साझा किया है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी जर्नी से इंस्पायर होंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आपसे, क्योंकि जो रिकॉर्ड, जो इतिहास आपने रचा है वो बहुत बड़ा है। और उम्मीद करते हैं आगे भी आप ऐसे ही अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस खास प्रोग्राम में, इस सक्सेस जर्नी में मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।